बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, हमने केमिस्ट्री का अपना चैप्टर 15 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इसका टॉपिक नंबर 5 पढ़ना है, एम्पेरिकल फार्मूला। सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, हर टॉपिक के मैं आपको साथ साथ बनवा रही हूँ और जिस टॉपिक से लॉन्ग होगा वो भी मैं आपको मेंशन करवा दूंगी। सही है, तो अब आपने ये क्वेश्चंस इसी तरह अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। जब हम एम्पेरिकल फार्मूला के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी आइडिया होगा क्योंकि हम 9th में भी इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और इससे पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। अच्छा, आपने 9th में तो बहुत इसको याद भी किया इस क्वेश्चन को कि ये क्या होता है। मिनिमम रेशियो होती है ना, मिनिमम हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट या मिनिमम रेशियो होती है हमारे पास किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ना उसकी। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या देता है, ओरिजिनल नंबर बताता है कि कितने एटम्स जो है वो कंबाइन हुए हैं इस कंपाउंड को बनाने के लिए। बिल्कुल ओरिजिनल एग्जैक्ट नंबर हमें बताता है कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, C6H12O6। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला, यानी 6 कार्बन के एटम्स हैं इसके अंदर, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमें एग्जैक्ट रेशियो बता रहा है, ओरिजिनल नंबर बता रहा है कि कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं इसको बनाने के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सिंपलेस्ट हमें नंबर बताता है। सही है, वो हमें कंप्लीट या एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता बल्कि सिंपलेस्ट नंबर बताता है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास कैसे आएगा, देखिए इसकी हमारे पास रेशो क्या बन रही है, 6:12:6। इसी तरह बन रही है ना, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो इनकी आपस में जब हम रेशो निकालेंगे इन सारे आइटम्स की तो हमारे पास ये रेशो बनती है। अब इसको सिंपल रेशो बनाने का हमारे पास क्या तरीका होता है, हमने मैथ्स में भी किया हुआ है कि जो अगर ये सेम टेबल पे जा रहे हैं तो हम उस सेम टेबल पे इसको कट कर देंगे। यानी ये तीनों अगर सेम टेबल पे जा रहे हैं तो ये तीनों जा रहे हैं ना 6 के टेबल पे, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 6 की जगह 5 होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, तो ये तीनों सेम टेबल पे फिर ना जाते, तो ये कटिंग ना होती, फिर हम इसको 6 12 और 5 ही रहने देते। समझ आ रही है, वही हमारे पास जो है वो सिंपल भी होता और वही हमारे पास ओरिजिनल भी हो जाता। अब तो इसकी कटिंग हो रही थी। अच्छा, अब ये हमने जो है वो कटिंग कर दी 1:1, हमारे पास ये रेशो आ गई। सही, एम्पेरिकल फार्मूला की रेशो हमारे पास आ गई है। अब जब हम इस नंबरिंग को साथ लिखेंगे तो देखो कार्बन है, कार्बन के साथ 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके साथ 1 होता है हम नहीं मेंशन करते, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता हमें पता है कि इसके साथ 1 है। अच्छा, अब हाइड्रोजन है उसका हमारे पास नंबर क्या आया, 2, और इसी तरह ऑक्सीजन के साथ भी 1 है तो हम नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6, लेकिन उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। सिंपलेस्ट रेशियो, यानी इससे सिंपल हम इसको नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी सबसे सिंपल रेशियो हमें कौन देता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे देता है वो हमने अभी समझ लिया, ये इसकी क्या है, हमारे पास डेफिनेशन है। अब आगे इसकी हमें एग्जाम्पल्स दी हुई है। एग्जाम्पल्स क्या है कि वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये देखिए साथ उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, यानी इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। अब देखिए 2:2 बन रहा है। सही है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो दोनों 2 के टेबल पे चले जाते हैं, 2 1 2 1 तो अब 1 1 रेशियो होगी ना, तो H के साथ भी 1 है, ऑक्सीजन के साथ भी 1 है, 1 हम नहीं लगाते, तो HO इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट नंबर, यानी हम क्या करेंगे, इसको सबसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। अब वाटर है, देखिए अब यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हम सबको पता है, H2O है, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन के एटम होते हैं। अब ये क्या बनता है, 2:1। अब इस 2:1 को तो हम इससे सिंपल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसपे ये कट होके और ज्यादा सिंपल हो जाए। 1 के टेबल पे भी करें तो 1 1 1 और 1 2 2 ही होते हैं, तो ये एज इट इज 2:1 ही रहेगा। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2O है। तो यहाँ से आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, यानी उसको हम और ज्यादा सिंपल नहीं
नहीं कर सकते, ऑलरेडी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में ही होता है, तो उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हम वही लिख देते हैं। हम ये नहीं लिखते कि इसका कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर वाटर का है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि अगर हमारे हमसे इसकी रेशियो जो है वो और ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती तो हम कहेंगे कि इसका कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2O है, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, और ऑप्शंस में वो H2O भी लिख देते हैं और साथ ये भी लिख देते हैं कि इसका कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है, तो आपने उस पर टिक नहीं करना, आपने इस पर टिक करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O ही है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही है। अच्छा, अब हम बेंजीन की बात कर लेते तो देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। अब 6:6 है, जाहिर है कटिंग हो जाएगी, 6 1 6 6 1 6 1 1 हो जाएगा, तो कार्बन के साथ भी 1 है, हाइड्रोजन के साथ भी 1 है, जो कि हम नहीं लिखेंगे। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C6H6 था, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की एग्जांपल्स आपने समझ ली। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है ना, उसमें उन्होंने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया हुआ है, और वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आपसे कि क्या आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं अपनी। तो आयनिक कंपाउंड्स हमेशा से अपनी एम्पेरिकल फॉर्मूला की ही फॉर्म में होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का बच्चों मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही होता है। जैसे अभी हमने वाटर का देखा ना कि H2O ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और H2O ही उसका जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी था। तो आयनिक कंपाउंड्स में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी अपनी सबसे सिंपल फॉर्म में ही होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस पूरे कंपाउंड्स के हमने फॉर्मेशन को पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड्स हमने पढ़े थे, हमारा एक चैप्टर था केमिकल बॉन्ड्स, जिसमें हमने सारे बॉन्ड्स को पढ़ा था। तो इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं ना, जैसे सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ये मिलके ये दोनों आयन्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, ये बच्चों पहले ही अपनी सिंपल फॉर्म में ही होते हैं, इनका कोई एज सच जो है वो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता, बल्कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऑल द आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है, ये नहीं है कि कोई कोई आयनिक कंपाउंड या ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स, ये बात नहीं की उन्होंने कि ज्यादातर जो है वो अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला में होते हैं और कोई कोई जो है वो मॉलिक्यूलर में होते हैं, नहीं। उन्होंने कहा है ऑल द आयनिक कंपाउंड्स, यानी जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं सब ऑलरेडी अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला की ही फॉर्म में होते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या बताता है, हम सबको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सबसे सिंपल सबसे आसान रेशियो होती है। तो आयनिक कंपाउंड्स पहले ही अपनी इस फॉर्म में होते हैं। तो अब देखो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NaCl, इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही इसका क्या है बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। तो ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में ही है सोडियम और क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद हमें एक और आयनिक कंपाउंड उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में शो कर दिया है, वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CaCl2, 1:2। अब 1:2 भी पहले ही सिंपल फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपल हम इसको कर नहीं सकते, सही है। तो ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CaCl2 ही होगा और बच्चों इसका जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला भी CaCl2 ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है ना, उसका मैंने आपको क्वेश्चन भी पहले भी बनवाया है कि व्हाई टू डिफरेंट कंपाउंड्स में शो द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अभी हमने देखा कि एक ही कंपाउंड जो है, ऊपर वाले पैराग्राफ्स में हम क्या चीज देखी हमने कि जैसे वाटर था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही था और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी वही था, यानी एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम था। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अक्सर ऐसे भी होता है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, लेकिन उन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। क्यों सेम हो सकता है बच्चों, देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर तो नहीं बताता ना कंपाउंड्स का, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखिए ना, अब ग्लूकोज एक अलग कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एक बिल्कुल अलग कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों के अंदर डिफरेंट कंपाउंड जुड़ेंगे वो बनाने के लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का और वाटर का कैसे सेम हो सकता है, अगर सेम हो जाएगा तो फिर वो भी ग्लूकोज ही बन जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात की। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स के कंबाइन होने का, और हर कंपाउंड के अंदर एटम्स डिफरेंट तरीके से कंबाइन होते हैं, तभी तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड बनता है। तो क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका डिफरेंट होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट ही होगा।
लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो। हम कटिंग वगैरह करके सिंपल फॉर्म में उसको ले आते हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि दो कंपाउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और यही बात हमें इस पैराग्राफ में बताई हुई है। वो कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। वो हमें असली एटम्स के बारे में तो बता ही नहीं रहा ना उस कंपाउंड के। असली एटम्स तो सब कंपाउंड्स के डिफरेंट है, एक्चुअल नंबर तो हमें नहीं बता रहा। ये हमें क्या बता रहा है, हमें सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो भी कह सकते हैं या मिनिमम रेशियो। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी इससे कम हम जो है उसकी रेशियो को, या इससे सिंपल हम उसकी रेशियो को नहीं कर सकते। तो वो यही कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल कि कुछ कंपाउंड जो हैं उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। हालांकि वो कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन जब हम उसको उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने हमें इस चीज की एग्जांपल्स भी दी है। वो कह रहे हैं कि एसिटाइलिन और बेंजीन, देखिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, एसिटाइलिन भी और बेंजीन भी, और दोनों का ऑब्वियसली हमारा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है। एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या है, C2H2, यानी दो कार्बन के इसमें जो है वो एटम्स हैं और दो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और इनके मिलने से क्या बनेगा, एसिटाइलिन बनेगा। और देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 6 इसमें कार्बन के एटम्स हैं और 6 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं। लेकिन जब हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो देखिए जो एसिटाइलिन है, C2H2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो 2:2 है। सही है, इसके अंदर यूं रेशियो बन रही है ना, दो कार्बन के एटम्स है, दो हाइड्रोजन के एटम्स है, तो इसकी रेशियो क्या है, 2:2। अब 2 1 2, 2 1 2, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। तो अब कार्बन के साथ भी 1 है, हम नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी 1 है, तो CH क्या बन गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। लेकिन जब हम बेंजीन की बात करेंगे, वो क्या है, C6H6, 6 कार्बन के एटम्स है, 6 हाइड्रोजन के एटम्स है, ये बेंजीन का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 6:6 इसकी रेशियो बनती है ना, तो 6 1 6, 6 1 6, जब उनकी कटिंग हो जाएगी तो CH आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों डिफरेंट कंपाउंड से, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट था, लेकिन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया है, सेम आ गया है। देखिए यहाँ पे दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है। इसी तरह हमारे पास दो और कंपाउंड्स की बात की हुई है, एक है एसिटिक एसिड और एक है ग्लूकोज। देखिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक एसिटिक एसिड है जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, जो हमारे घर में सिरका वगैरह यूज होता है, विनेगर, और ग्लूकोज देखिए शुगर है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब हम दोनों के अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना, एक ये और एक ये। सही है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास बन जाते हैं यहाँ पे 4। सही है, 4 हाइड्रोजन बन जाते हैं, तो 2:4, और साथ 2 हमारे पास ऑक्सीजन है। सही है, तो 2 हमने टोटल नंबर लिखना है। आपने इस तरह इसको नहीं लिख देना कि 1:3:1:1 इस तरह नहीं लिखना बच्चों। जो हमारे पास एटम है ना, हमने उसका टोटल नंबर लिखना है। तो कार्बन हमारे पास टोटल कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे। हाइड्रोजन कितने बन रहे थे, 3 ये और एक ये मिला के 4, और ऑक्सीजन ये दोनों मिला के 2। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, दोनों जो तीनों जो है वो 2 के टेबल पे चले जाते हैं, 1:2:1 आ जाता है हमारे पास आंसर। तो अब कार्बन का हमारे पास सिंपल 1 है, हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन के साथ हम 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन के साथ भी 1 है, हम नहीं लिखेंगे। तो CH2O हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। और ग्लूकोज का तो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल जब हम दे रहे थे अपने टॉपिक की, तो हमने निकाला वह ना CH2O। तो देखिए दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया है, सेम आ गया है, क्या, CH2O। तो इस तरह दो डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये स्टेप्स पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में भी आपके पास आ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन के एम्पेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के या कैलकुलेट करने के स्टेप्स बताने हैं आपने से। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई भी कंपाउंड बोल दिया जाए और आपसे कहें कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करें, तो आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है, 5 स्टेप्स है उसके। पांचों स्टेप्स को हम बारी बारी
डिटेल से समझेंगे, सही अब आपने ध्यान से सुनते जाना है। देखो सबसे पहला जो बच्चों स्टेप है ना वो क्या है, डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब इस बात का क्या मतलब है, हम प्रीवियस लेक्चर में जो इससे पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को बहुत डिटेल से पढ़ा है। हमने देखा कि कैसे हम किसी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते हैं, सारी हमने उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो ये तो अब आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट करना। ये देखिए ये बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पूरी एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस किया ना, हमने क्या करना होता है कि कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है इसका हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो सबसे पहले हमने इसका टोटल पूरे कंपाउंड का जो है वो हमने मास पता करना है, फॉर्मूला मास। तो वो हमने ये देखिए यहाँ पे पूरा हमने फाइंड आउट किया था, कैल्शियम के उसको प्लस किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको प्लस करके 74 हमारे पास आंसर आया था। और फिर हमारे पास इसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मास ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट के मास को हमने ये जो इस कंपाउंड का टोटल फॉर्मूला मास निकला है उसके साथ डिवाइड करते जाना होता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब कैल्शियम का मास क्या होता है, 40 होता है। 40 को हमने इसका जो फॉर्मूला मास है 74 उससे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आ गई 54.05%। ये सारा हम पिछले लेक्चर में डिटेल से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक दफा फिर से आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन का मास क्या है, 32 है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स थे। एक ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, इसके अंदर 2 थे तो 32 हो गया। अच्छा, 32 को हमने 74 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। हाइड्रोजन का भी 2 मास है, वैसे एक हाइड्रोजन का जो होता है एटम उसका 1 मास होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, OH के साथ 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो अब 2 को हम इसी तरह 74 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन की भी परसेंटेज आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने उस कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स की क्या निकाल लेनी है, इस तरह से परसेंटेजेस फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया हमारे पास सारे एलिमेंट्स की परसेंटेजेस आ गई। सेकंड स्टेप ये है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है हर एलिमेंट के। अब वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि हमने हर एलिमेंट के मास को, यानी जो उसकी परसेंटेज हमने निकाल ली है, उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करते जाना है, हमने डिवाइड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल आएगी ना, उसको हम जब डिटेल से पढ़ेंगे ना 15.11 को, तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको वहीं से समझा देती हूँ। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम है और क्लोराइड है, सही है कि 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब मैग्नीशियम की परसेंटेज अगर हमारे पास क्या है 25.26% है, ये आपके नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है, उसी के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको साथ साथ यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको हर स्टेप जो है वो साथ साथ समझ आता जाए एग्जाम्पल से भी। अच्छा, अब मैग्नीशियम की परसेंटेज भी उन्होंने हमें दी हुई है उस एग्जाम्पल में, और क्लोराइड की परसेंटेज भी उन्होंने हमें दी हुई है 74.74% है, सही है। अब ये 2 परसेंटेजेस, सबसे पहला स्टेप तो उन्होंने हमें खुद ही करके दिया हुआ है, परसेंटेजेस बताई हुई है, नहीं भी बताई होती तो हमें फाइंड आउट करना आता है, हमें कोई मसला नहीं है, हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब परसेंटेजेस उन्होंने हमें बता दिए। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इसकी जो परसेंटेज है उसको हमने डिवाइड कर देना है इसके एटॉमिक मास से। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है ना, परसेंटेजेस हर एलिमेंट की, जिसको हम मास ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं, उसको हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। अब मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है 24 है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम की निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम 25.26 को 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.05। इसका मतलब मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1.05 है। उसके बाद जो है हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड की हमारे पास देखिए परसेंटेज कितनी है 74.74, और मास हमारे पास इसका कितना है 35.5, सही है। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.10। सेकंड स्टेप हमारा पूरा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहला स्टेप था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो हमें पता है कैसे निकालनी है। दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स, अब वो भी हमें पता चल गया कि जो हमारे पास परसेंटेज आई है उस एलिमेंट की, उसको हमने उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करते जाना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप में हमने एटॉमिक रेशियो निकाली है। पहले स्टेप में परसेंटेज निकाली, दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स पता किए, तीसरे स्टेप में एटॉमिक रेशियो निकालनी है हर एलिमेंट की। अब ये रेशियो हमने कैसे निकालनी है कि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ना, उसमें से हमने देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए हैं
और हमने सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ मोल्स बच्चों फाइंड आउट किए हैं, दो ही हमारे पास एलिमेंट्स है ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो ही थे, तो इन दोनों में से सबसे स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके आए हैं, मैग्नीशियम के, 1.05। इसके तो 2.1 है ना, ये ज्यादा है, और 1.05 वाला क्या है, कम है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है, और एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स है, सही है। अब हम इस 1.05 को भी जो है वो 1.05 से डिवाइड कर देंगे मैग्नीशियम का फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जाहिर है 1 आ जाएगा, 1.05 को 1 से 1.05 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब क्लोरीन के लिए देखिए हमारे पास क्या था, 2.10, तो अब 2.10 को भी हम 1.05 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी एटॉमिक रेशियो आ गई। ये स्टेप आपको समझ आया है कि हमने क्या करना है, सारे जितने भी एलिमेंट्स के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ना, उनमें से हमने देखना है सबसे स्मॉल किसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही थे, तो इन दोनों में से मैग्नीशियम के स्मॉल थे, तो फिर हमने सब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को उस स्मॉल वाले नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करते जाना है, सही है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए फोर्थ स्टेप बच्चों क्या है कि एटॉमिक रेशियो हमारे पास आ चुकी है। अब वो एटॉमिक रेशियो अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर में आई है तो ये हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देगी, और अगर नहीं आई तो हमने उसको सुटेबल डिजिट से डिवाइड करना है, मुनासिब डिजिट से डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास होल नंबर रेशियो आ जाए। अब इस बात का क्या मतलब है, होल नंबर देखिए इस तरह से होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं होते, डेसिमल नहीं लगा होता, जैसे 1.1 या 1.05 इस तरह से ये नहीं होते, सिंपल होल नंबर हमें चाहिए आंसर में। अगर हमने एटॉमिक रेशियो निकाली और हमारे पास सिंपल होल नंबर में आंसर आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला की रेशियो आ चुकी है। अब हमने जो है वो इसको एज इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है, तो मैं आपको फिफ्थ स्टेप में बताऊंगी। अभी हम अपने इसी स्टेप पे फोकस करते हैं। अगर आ गई है तो ठीक है, हम फिफ्थ स्टेप की तरफ चले जाएंगे। अगर ये नहीं आई, लेट्स सपोज अगर ये नहीं आई, कैसे, अगर आप समझ ले हमारे पास यहाँ पे 1 के बजाय आंसर आता है 1.5, सही है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर ये सिंपल होल नंबर में आंसर नहीं आया बल्कि पॉइंट्स में आंसर आ गया, 1.5 आ गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई और ये आंसर इस तरह से आ गया, तो अब हमने जितने भी हमारे पास एटॉमिक रेशियोज है ना, उनको किसी ऐसे सुटेबल डिजिट से डिवाइड कर देना है कि हमारे पास होल नंबर में आंसर आए। कैसे, देखिए 1.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1.5 2 जर क्या होता है, 3 होता है ना, समझ आ रही है। तो अब जब हम 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास जितने भी नंबर है उन सबको हमने 2 से डिवाइड करना है, फिर हम इस 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारे पास 2 2 जर क्या हो जाएगा 4, तो फिर हमारे पास जो है रेशियो जो आएगी वो 3:4 होगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात की। हमने किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, देखो मल्टीप्लाई सुटेबल डिजिट से हमने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है कि हमारे पास होल नंबर रेशियो आ जाए। अगर हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आ गया, तो होल नंबर में नहीं आया तो हमने ये काम करना है, और फिर हमने सबको सेम ही नंबर से डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि किसी को किसी से मल्टीप्लाई करें और किसी को किसी से। अगर ये भी पॉइंट्स में होता है तो फिर हम कोई ऐसा नंबर सिलेक्ट करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से ये दोनों का पॉइंट हमारे पास क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिर हमारे पास ये होल नंबर में आंसर आ जाएगा। जब होल नंबर में आंसर आ जाएगा फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था ना, हमारे पास सिंपल होल नंबर में ही आंसर था, ये 1 था, ये 2 था, तो हम इसी पे फोकस करते हैं। अब देखिए फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने उस होल नंबर रेशियो को एज अ सबस्क्रिप्ट यूज करना है, यानी हमने उस एलिमेंट के नीचे उसको लिख देना है, उसके जो है वो नंबर को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम के साथ हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 तो हम वैसे ही नहीं लिखते, तो मैग्नीशियम एज इट इज रहेगा। क्लोराइड के साथ हमारे पास क्या नंबर आया है, 2 आया है, तो क्लोराइड के साथ हमने नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देना है, तो MgCl2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो बच्चों हमने बहुत आसान तरीके से जो है वो 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। हमने इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल नहीं भूलना। सबसे पहला स्टेप परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल्स है कि हमने उसी परसेंटेज को उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास।
पास। तीसरा स्टेप एटॉमिक रेशियो निकालने का है, उसमें हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आए थे हमने देखना है उसमें से सबसे कम किसके आए हैं, और जो सबसे कम वाला होगा ना हमारे पास नंबर, हमने सब एलिमेंट्स के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को उसके साथ डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 1.05 था, सबसे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एटॉमिक रेशियो में। अगर वो आंसर सिंपल होल नंबर में है तो हमने एज इट इज उसको सबस्क्रिप्ट में लिख के हमारे पास क्या बन जाएगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर वो नहीं है तो हमने किसी ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास जो है वो सिंपल होल नंबर में आंसर आ जाए, और फिर हमने उसको यूज कर लेना अपने सबस्क्रिप्ट में, और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत ईजी मेथड था ये मेथड जो मैंने आपको समझा दिया, और आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब देखिए ये एग्जाम्पल आ गया, अब इसको करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसी एग्जाम्पल से सारा समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने बतानी है किसकी, मैग्नीशियम की और क्लोरीन की। ये उन्होंने हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन खुद ही बताई हुई है यहाँ पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने इसका क्या करना है, बताना है। देखिए मैग्नीशियम की क्या है, 25.26% है, और अगर हम इसको मैस की फॉर्म में लिखें, मैंने आपको पीछे बताया ना परसेंटेज को हम मैस भी कह सकते हैं, तो मैस की फॉर्म में हम लिखे तो हम इसको ग्राम्स में लिख देंगे। क्लोरीन के 74.74% है, मैस की फॉर्म में लिखे तो हम इसको इस तरह से ग्राम्स में लिख देंगे बच्चों। सेम हमने इसको अभी पूरे को सॉल्व किया है। सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। 24 से डिवाइड किया, 1.05 आ गया, ये 2.10 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटे से हमने डिवाइड कर देना है सबको, तो 1.05 से हमने इनको डिवाइड किया, 1 और 2 आ गया, और मैग्नीशियम के साथ 1 है, हम कुछ नहीं लिखेंगे, और क्लोराइड के साथ हमारे पास क्या है, 2 है क्लोरीन के साथ। तो ये MgCl2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बच्चों 15.12 भी जो हमें एग्जाम्पल दी हुई है ना, एज इट इज सेम 15.11 जैसी ही एग्जाम्पल है, कुछ मुश्किल नहीं है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन उन्होंने हमें दे दी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। देखिए कार्बन की परसेंटेज उन्होंने हमें कितनी बताई है, 64.8%। हाइड्रोजन की कितनी बताई है, 15.62%, और ऑक्सीजन की कितनी बताई है, 21.58%। यानी पहला स्टेप जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने का था वो उन्होंने हमें खुद से दी हुई है परसेंटेज, सही है। अब हमने सेकंड स्टेप से जान शुरू करना है, सही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इस परसेंटेज को ग्राम्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया मैस भी हम इसको कहते हैं ना, जो हमारा ये है ना स्टेप, इसके अंदर सेकंड स्टेप में हमने खुद ये बात मेंशन की हुई है कि परसेंटेज को मैस ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, तो हम इसको ग्राम्स में लिख देंगे। आगे देखिए सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो उसकी परसेंटेज आई है ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास के साथ। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है ये, तो हम एटॉमिक मास तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सबसे कॉमन है। तो हम 64.8 जो इसकी परसेंटेज थी हमारे कॉम्पोजिशन, उसके साथ 12 को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 5.4 कितने आ गए, कार्बन के। अच्छा, अब हाइड्रोजन के लिए देखें, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने इसके परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास इसकी क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और इसी तरह हमने ऑक्सीजन का भी जो परसेंटेज आई है 21.58, उसको ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1.35 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। थर्ड स्टेप बच्चों हमारे पास क्या था कि हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। और एटॉमिक रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ना, हमने उसमें से देखना है सबसे कम कौन से नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो देखिए कार्बन के तो 5.4 है, हाइड्रोजन के 15.62 है, और ऑक्सीजन के 1.35 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के जो है वो स्मॉलेस्ट है इन तीनों में, सही है, 1.35। अब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हमारा जो फोर्थ स्टेप था, जो थर्ड स्टेप था एटॉमिक रेशियो निकालने वाला, हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको सब के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हम अब 1.35 को जो है वो कार्बन वाले के साथ भी डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन वाले के साथ भी और ऑक्सीजन वाले के साथ भी। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 5.4, तो हम 1.35 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। हाइड्रोजन के कितने थे, 15.62 थे, तो हम अब इसको भी 1.35 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। और ऑक्सीजन के तो देखिए 1.35 ही थे, और 1.35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखे ना किसी एक का आंसर 1 जरूर आएगा, जिसके भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, जाहिर हम उसको उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 जरूर आएगा। और जब 1 आ जाएगा तो सिंपलेस्ट रेशियो तो वो वैसे ही बन जाएगी, 1 तो और स्मॉल हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो 4, 10 और 1 आ गया आंसर। अब देखिए ये
ऑलरेडी जो है वो होल नंबर में आंसर, अगर नहीं होता तो हम किसी सुटेबल डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते ताकि हमारा जो है वो होल नंबर में आंसर आ जाए। अगर ये होता ना कोई एज इस तरह का नंबर के पॉइंट्स में होता तो हम फिर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते कि इन सब का पॉइंट जो है वो हट जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है तो हमें इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम जो है वो अपने इसको सब्सक्रिप्ट के तौर पे लिख देंगे। हमारा पांचवा जो स्टेप है, तो कार्बन के साथ हम 4 लिख देंगे, हाइड्रोजन के साथ हम 10 लिख देंगे और ऑक्सीजन के साथ तो 1 है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो C4H10 और O हमारे पास क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला को, उसको कैलकुलेट करने के स्टेप्स को और उसकी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब इसी टॉपिक के अंदर हमारे 2 सब टॉपिक्स रहते हैं ना, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला और एक कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन वाला। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसकी सारी एग्जांपल्स के साथ उन दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहे।